नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। अगर आपने कुछ पुराने मेरे वीडियोस देखे हैं, अगर वो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो चैप्टर 36 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के पर आधारित है। ये जो कहते हैं चैप्टर 36 डिफाइन करता है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो देखिए लिमिटेशन होता क्या है, पहले तो एक चीज को समझ लीजिए। लिमिटेशन एक तय सीमा होती है, समय सीमा होती है। उस समय सीमा के अंतर्गत अगर कोई कंप्लेंट या कोई केस फाइल किया जाए तभी वो क्रिमिनल कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या फिर कोई कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है वो उसी तय सीमा के अंदर अगर जब कंप्लेंट डाली जाए या केस डाला जाए तभी वो सुनने के लिए बाध्य हैं। अगर तय सीमा से बाहर जाती है चीज तो फिर इसे कहा जाता है टाइम बैरिड। तो देखिए सिविल केसेस में तो तय सीमा मतलब लिमिटेशन का बहुत सुनने को आता है। अगर आप कोई कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं तो उसकी तय सीमा जो है वो 2 साल बताई गई है। सिमिलरली अगर कोई ट्राइब्यूनल के में जा रहे हैं, अगर किसी ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं तो तय सीमा जो है वो 1 साल बताई गई है। अगर 1 साल के बाद डाला जाता है केस तो फिर कहा जाता है कि टाइम बैरिड है, आप प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर नहीं आए। सिमिलरली पब्लिक अथॉरिटी के सामने भी कई जगह तय सीमा बताई गई है। जैसे सबसे परफेक्ट एग्जांपल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का। अगर आप कोई फर्स्ट अपील जो कोई आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसकी जो तय सीमा 30 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आता है तो उस 30 दिन के अंतर्गत ही आप फर्स्ट अपील डाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट अपील के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसकी जो तय सीमा है वो 90 डेज है। तो ये तो पब्लिक अथॉरिटी का हुआ। अब अगर आप कोर्ट में भी जाएं और उसमें भी तय सीमा बताई गई है। तय सीमा जो है जैसे अगर आप कोई अपील के ऊपर जा रहे हैं तो रिवीजन के ऊपर जा रहे हैं तो रिवीजन की जो तय सीमा जो है वो 90 डेज है। अगर किसी लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जा रहे हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट में जा रहे हैं, चाहे वो आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं स्पेशली पिटीशन के माध्यम से तो उसकी जो तय सीमा है, टाइम लिमिट है वो 90 डेज है। 90 डेज तक तो कंप्लेंट जो होगी, जो भी आपकी जो अपील होगी वो कोर्ट उसी प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर ही आप सुन पाएगी। अगर ऐसे नहीं कि आज एक ऑर्डर आया है और आप उसे 4 साल बाद चैलेंज कर रहे हैं तो उन्हें कहते हैं कि टाइम लिमिट आपका एक्सपायर्ड हो गया है, आप ये टाइम बैरिड हो गए। तो देखिए दोस्तों, ये तो सिविल मैटर्स थे और कोर्ट से संबंधित मैटर्स थे जहां लिमिटेशन का बारे में सुनने को आता है। लेकिन जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कोई जो ऑफेंस रजिस्टर्ड होता है, केस कोर्ट में केस ट्रायल के लिए जाता है, उसमें बहुत कम सुनने को आता है लिमिटेशन के बारे में। अधिकांश तो कई बार सुना ही नहीं होता है कि लिमिटेशन क्या होता है इस क्रिमिनल मैटर्स में। क्यों नहीं सुना होता? इसके पीछे एक लीगल मैक्सिमम प्रिंसिपल बना है। आइए हम उस लीगल मैक्सिमम प्रिंसिपल को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये लीगल मैक्सिमम प्रिंसिपल है नुलम टेम्पस ऑकुर रेट्रेगा। मीन्स इसमें ये चीज बना हुआ था कि नो टाइम्स रन्स अगेंस्ट द किंग। तो टाइम लिमिट्स जब ये इंडियन पीनल कोड जो बना था वो 1860 का बना हुआ था। सिमिलरली जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था वो 1973 में है। इससे पहले 1898 का था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 1973 में इसको अमेंड किया गया। तो इसमें अब जो सेक्शंस डाले गए हैं 467 से लेकर 472 तक, ये पूरे के पूरे जो सेक्शंस है ये लिमिटेशन पर आधारित है। देखिए चैप्टर 36 में 467 से लेकर ये पूरा चैप्टर जो है लिमिटेशन पर आधारित है। तो हम इस चैप्टर में जो भी सेक्शंस हैं उसको जरा बारीकी से मतलब देखते हैं। 473 तक है ये, इसको बारीकी से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस सेक्शंस में ऐसा क्या है और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिमिटेशन क्यों बनाया गया है? लिमिटेशन इसलिए बनाया गया है कि देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा ध्यान से देखिए। लॉन्ग डिले जो होता है रिजल्ट्स टू सीरियस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज, फॉरगेटफुलनेस ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस विटनेसेस, अननेसेसरी एंगेजमेंट टू द पर्सन्स अक्यूज्ड। तो मींस अगर लंबी देर तक कोई भी केस रहे, जब काफी सालों के बाद केस डाला जाए तो इससे क्या होता है, एक तो नेग्लिजेंसी हो गई, दूसरी जो भी विटनेस होते हैं उनका मेमोरी से वो चीज निकल जाती है कि मान लीजिए आज कोई ऑफेंस हुआ है, अगर 10 साल बाद पूछेंगे तो विटनेस को याद नहीं रहेगा इसलिए इस सभी चीजों को बचने के लिए। और दूसरी
एंग्विशमेंट मीन्स को लोगों को जो अक्यूज्ड की जो पेन है, वेदना है, वो बढ़ती है इतने लंबा दिन सालों साल के बाद अगर आप ट्रायल चालू कराने आ रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स को देखते हुए एक लिमिटेशन जो है वो डिसाइड किया गया है। तो आइए हम उसके सेक्शंस को जरा ध्यान से देखते हैं और इसके बारे में जो केसेस फाइल होते हैं उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में ये लिमिटेशन होता क्या है और किस लिए और इसमें क्या इसमें प्रोविजंस बने हुए हैं। तो देखिए 467 जो लिमिटेशन है ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए बताया गया है। मींस पीरियड ऑफ लिमिटेशन मींस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 468 फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अब 468 के ऊपर चलते हैं। जो 468 जो है बार टू टेक कॉग्निजेंस आफ्टर द लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशंस मींस कोई भी कोर्ट जो होगी कॉग्निजेंस नहीं लेगी अगर लिमिटेशन के बाद केस डाला गया हो। अब उसकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उस कैटेगरीज को हम देखते हैं क्या था। पहले तो देखते हैं एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सम एल्स इन द कोड नो कोर्ट शैल टेक cognizance of any offense of the category specified in subsection 2 after the expiry of the period of limitation means कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी जो भी इस कैटेगरी है सेक्शन 2 के अंदर डाले गए हैं अगर ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो जाता है तो कैटेगरी 2 क्या है ये देखिए। कैटेगरी 2 ये है, कैटेगरी 2 ये बताती है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी 6 months if offense is punishable or with fine only। मान लीजिए कोई ऑफेंस किया है किसी ने जो फाइन से जिसमें सिर्फ फाइन ही है, जिसमें 100 रुपीज का फाइन है, 250 रुपीज का फाइन है। तो अगर कोई कंप्लेंट आगे डाली जाती है अगर 6 महीने के बाद डाली जाएगी तो वो टाइम पीरियड गिनी जाएगी। मतलब अगर आप उसको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर ही मान लीजिए 1000 रुपीज का फाइन है कि कोई ऑफेंस ऐसा कर दिया है तो अगर सिर्फ उसमें फाइन 1000 रुपीज का सिर्फ फाइन है, कोई सजा नहीं है, सिर्फ फाइन है, तो उसको आप प्रोसिक्यूट 6 महीने तक ही प्रोसिक्यूशन एजेंसी कर सकती है। अगर 6 महीने के बाद डालती है तो वो टाइम पीरियड हो जाएगा। तो दूसरा बताया है 1 year if the period of offense is punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year। तो देखिए 1 year कहाँ पे है। 1 year जैसे सेक्शन अगर हम देखते हैं सेक्शंस को देखते हैं ये सारे इंडियन मतलब ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सारे पनिशमेंट्स के जो एक चैप्टर बना मतलब शेड्यूल बना हुआ उसमें सारे लिख रखे हैं किसमें कितना है। जैसे फाइन का जैसे मैंने बताया था, फाइन का जो था वो फाइन ऑफ 100 रुपीज था जो मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स जो भी है वो उसका फाइन 1 बता रखा था सिर्फ 100 रुपीज का। तो ये सेक्शन 489E है, ये इसमें 6 महीने तक है। अब जिसमें 1 year तक है तो सारे सेक्शंस बता रखे हैं। जैसे 323 है सिंपल हर्ट की जो पनिशमेंट है उसकी जो सजा है वो 1 साल है। तो वो उस सेक्शन के में अगर कोई कंप्लेंट मान लीजिए 2 साल बाद डालता है, जब 1 साल के बाद कुछ महीनों बाद डालते हैं, 1 साल होने के कुछ महीने बाद डाले जाते हैं, तो फिर वो जो ऑफेंस है जो उसे कहा जाए जो अक्यूज्ड है वो इस ग्राउंड पर डिफेंस ले सकता है। देखिए यहाँ इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year लिखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year लिखा हुआ है। तो इसमें जो है वो 1 साल तक की सजा है। इसमें सिर्फ जो है 1 साल के बाद कोई भी कंप्लेंट डाली जाएगी जो कि टाइम पीरियड गिनी जाएगी। तो इसलिए ये सेक्शन जो है इससे 1 year सिर्फ उनके लिए। सिमिलरली जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं उसमें भी जो पनिशमेंट है वो 1 साल है। और अगर 125(3) के अंदर जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो मेंटेनेंस का जो एग्जीक्यूशन की जाती है उसकी भी तय सीमा 1 साल है। अगर 1 साल के बाद डाली जाती है तो वो टाइम पीरियड गिनी जाएगी। जो भी आप एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करते हैं जिसकी सजा जो है 1 साल तक की है, तो बाद में डालेंगे तो टाइम पीरियड होगी। ये 468 पार्ट बी जो है वो डिफाइंड है, कई सेक्शंस के अंदर लिख रखा है। 125(3) के अंदर तो ऑलरेडी 1 year लिख रखा है, तो फिर ये 468 जो सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। जो सेक्शन के अंदर खुद एक्सप्रेस प्रोविजंस बता रखे हैं, जिनमें एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं बता रखे हैं उसमें ये टोटली एप्लीकेबल होगा। तो अब ये देखिए 3 years लिख रखा है इफ ऑफेंस इज पनिशेबल with the punishment for a term 1 year but not exceeding 3 years। तो जो जितने भी हुए आपके 506 के जैसे सेक्शंस हैं, 498 का जो सेक्शन है, इसमें जो सजा है जो कि मतलब 3 साल तक की है, तो उसमें 3 साल के बाद कोई कंप्लेंट डालेगा तो वो सेक्शन टाइम पीरियड गिना जाएगा। लेकिन 406 के ऊपर गलती ना कीजिएगा, 406 जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऊपर डाला गया है। उसके पर आगे हम आते हैं, उस सेक्शन में देखते हैं क्या था उस सेक्शन में। तो देखिए ये जो सेक्शन जो है 498A जो लिखा हुआ है, जैसे ये सेक्शन है, इसमें जो सजा जो है वो 3 साल की है। तो अगर कोई कंप्लेंट 3 साल के बाद डाली जाती है, जैसे फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years,
तो ये 3 साल के बाद अगर डाली जाती है तो फिर टाइम बैरिड होगा। इस पर आप डिफेंस ले सकते हैं कि जो कंप्लेंट है 3 साल बाद डाली गई है। सिमिलरली क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है, जिसमें सिर्फ सिंपल क्रिमिनल इंटिमिडेशन की है, उसकी 2 साल की है। तो ये 2 साल के बाद अगर कोई कंप्लेंट डाली जाती है तो इसका जो प्रोविजन है वो आप इसके बेसिस पे आप ले सकते हैं, लिमिटेशन के बेसिस पे डिफेंस ले सकते हैं, कोई अगर फॉल्स कंप्लेंट डालता है तो। आगे देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू ऑफेंस व्हिच मे बी ट्राइड टुगेदर शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल फॉर मोर सिवियर पनिशमेंट और एज केस मे बी द मोस्ट सिवियर पनिशमेंट। तो आगे देखते हैं फिर कमेंसमेंट, जो 3 साल से अबव है उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। जो 3 साल से अबव है, मान ली कोई भी ऑफेंस ऐसा सीरियस ऑफेंसेस है जिसकी 3 साल से अबव पनिशमेंट है, तो उसके लिए लिमिटेशन है। ये सारे ऑफेंसेस 3 साल तक के हैं। तो आगे देखिए, आगे चलते हैं हम इसमें कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये 469 जो सेक्शन है वो डिफाइन करते हैं कि कब से कमेंस किया जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। मींस लिमिटेशन जो पीरियड कैलकुलेट करेंगे वो कब से कैलकुलेट करेंगे। तो आगे देखिए, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिलेशन टू ऑफेंडर शैल कम्यूट ऑन द डेट ऑफ द ऑफेंस। पहले जब ऑफेंस हुआ हो उस डे से कमेंस होगा पीरियड। मान लीजिए कोई हर्ट का केस लगा हुआ है, जिस दिन से ऑफेंस हुआ, जिस दिन से एक आदमी ने दूसरे आदमी को पीटा है, जो हर्ट किया है, तो वो उस डेट से पीरियड ऑफ ऑफेंस चालू होगा। आगे लिखा है, वेयर द कमीशन ऑफ ऑफेंस वाज नॉट नोन एग्रीवेट बाय द ऑफेंस और टू एनी अदर पुलिस ऑफिसर द फर्स्ट डे ऑन विच such offense comes to the knowledge of such persons or to any other person whichever is earlier। मान लीजिए वो आदमी, कोई आदमी व्यक्ति है, वो सोया हुआ है, किसी ने उसको हर्ट कर दिया, तो उसकी नॉलेज में नहीं था, लेकिन जब उसकी नॉलेज में आता है, मान लीजिए वो सीसीटीवी खोलता है, जब सीसीटीवी खोलने के बाद उसको पता चलता है, कोई आदमी उसे इन्फॉर्म कर देता है कि भाई इस आदमी ने आपको हर्ट किया था, तो जिस डेट से उसको पता चलता है तो वहां से जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वहां से स्टार्ट होगा। या फिर जिस पुलिस ऑफिसर को बताता है कंप्लेंट कि इस आदमी ने मुझे पिटाई की थी या इस आदमी ने मुझे मारा था, तो उस डेट से लिमिटेशन स्टार्ट होगा। और टू एनी अदर पुलिस ऑफिसर द फर्स्ट डे ऑफेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ पुलिस ऑफिसर व्हिचएवर इज अर्लियर। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है, वेयर इट इज नॉट नोन टू whom the person offense was committed, the first day on which the identity of the offender is known to person aggrieved by the offense or to the police officer making investigation into offense whichever is earlier। मान लीजिए कोई सोया हुआ आदमी है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे कोई सोया हुआ आदमी है, कोई मार के कोई इसको हर्ट करके चला गया, अब उसकी आइडेंटिटी नहीं पता थी, लेकिन जब उसको आइडेंटिटी पता चल जाती कि वो आदमी इधर रहता है जहां उस आदमी का नाम ये है, तो उस जब डेट को जब वो पता चलती है तब से वो जो ऑफेंस है वहां से स्टार्ट होगा। जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वहां से स्टार्ट होगा जब से उसको आइडेंटिटी उससे पता चल जाए कि इस आदमी ने मेरे को हर्ट किया था। तो ये सिंपल मैंने एग्जांपल इलस्ट्रेशन का दिया। या फिर वो पुलिस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको पता चलता है, जब मान लीजिए वो कंप्लेंट लॉन्च कर देता है पुलिस के सामने, कोई अननोन पर्सन ने मुझे हर्ट किया, तो जब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि इस आदमी ने, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है इस आदमी ने हर्ट किया, तो तब वहां से लिमिटेशन स्टार्ट होगी। तो ये तो कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन था। आगे जो बताया पार्ट 2 पे देखिए, वो पहले पार्ट 1 था, पार्ट 1 के ABC थे कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से काउंट होता है। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में ये लिखा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द डे फ्रॉम विच द पीरियड इज टू बी कंप्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। जिस डे से वहां से पीरियड कंप्यूट किया जाएगा उसको, उस डे को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मान लीजिए 1 साल है, तो जिस डे उसकी लिमिटेशन, जैसे मान लीजिए कोई भी पीरियड की लिमिटेशन 1 साल है, जिस डेट से उसको मतलब पता चलता है, जिस डेट से मतलब कैलकुलेट किया जाएगा लिमिटेशन, तो उस डे को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बाकी सारे डेज काउंट होंगे। जिस डे से जो लिमिटेशन स्टार्ट होगा उस डे को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ 1 डे के लिए। तो ये लिखा है। आगे लिखा है, एक्सक्लूजन फॉर टाइम इन सर्टेन केसेस। 470 जो सेक्शन है वो बताता है कि जो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, कई केसेस में जो टाइम जो है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से टाइम है। सेक्शन 471 का पार्ट को देखते हैं। In computing the period of limitation, the time during which any person has been prosecuting with due diligence another prosecution, whether in the court of the first instance or in the court of the appeal or revision against the offender, shall be excluded। हाँ, तो देखिए यही बताया कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वहीं से स्टार्ट होगा जहां से द टाइम, लिखा है द टाइम विच एनी पर्सन हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग, जिस समय से कोई भी प्रोसिक्यूशन या एजेंसी ड्यू डिलिजेंस से उसको प्रोसिक्यूट कर रही है, चाहे कोर्ट की फर्स्ट वजह कोर्ट ऑफ अपील हो या रिवीजन हो, अगेंस्ट द ऑफेंडर, जिस टाइम से वो कर रही है उस टाइम को जिस टाइम से मतलब उसको प्रोसिक्यूट की, वो सारा टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा लिमिटेशन। मान लीजिए कोई कंप्लेंट डालने के बाद प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने उसको प्रोसिक्यूट किया,
और चाहे वो कोर्ट में डाला हो चाहे अपील में डाला हो, जब से उसको जो पूरी की पूरी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो प्रोसिक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारा जो भी टाइम है वो सारा पीरियड जो होगा वो एक्सक्लूड किया जाएगा। तो चाहे प्रोसिक्यूशन एजेंसी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, वो जो टाइम पीरियड से जब से वो स्टार्ट करेगी अपनी उसको प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करेगी, वो सारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा। पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? जब वो जिस आदमी के पास इंफॉर्मेशन है वो जाकर पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है, वहां से पीरियड टाइम होगा। लेकिन जब से वो प्रोसिक्यूशन एजेंसी स्टार्ट कर देगी प्रोसिक्यूट करना, तो वो सारा टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा, चाहे वो केस में डाला हो, कोर्ट में डाला हो, चाहे अपील में डाला हो। ये आगे देखिए, आगे के प्रोविजो भी लिखा हुआ इसमें, प्रोवाइडेड दैट नो सच एक्सटेंशन शैल बी मेड अनलेस prosecution relates to the same facts and is prosecuted in the good faith in the court from which the defect of the jurisdiction or other cause of like nature is unable to entertain it। तो कोर्ट ने कहा कि उसमें एक्ट ने कहा कि एक्सक्लूजन, ये कोई एक्सक्लूजन नहीं मिलेगा अगर कोई प्रोसिक्यूशन एजेंसी सेम फैक्ट्स पे प्रोसिक्यूट कर रही है, चाहे गुड फेथ पे कर रही है, अनलेस भी यूज कर दिया, देखिए। लेकिन अदरवाइज ये क्या है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन साथ में अनलेस भी यूज कर दिया कि जब प्रोसिक्यूशन एजेंसी ड्यू डिलिजेंस के साथ कर रही है तो मींस टाइम जो है वो मिलेगा उसको। लेकिन अगर 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 ड्यू डिलिजेंस के साथ नहीं कर रही है तो फिर वो टाइम जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। तो अगर वो प्रोसिक्यूशन एजेंसी गुड फेथ पे कर रही है और बाद में पता चला कि ये ऑफेंस यहाँ नहीं दूसरी जगह हुआ था, तो मतलब उसने प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने तो गुड फेथ पे काम किया है, तो वो सारा टाइम जो है वो एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसे लगे कि ड्यू डिलिजेंस के साथ नहीं किया है, मतलब कुछ जानबूझकर डिले करने के लिए किया है, तो फिर टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये चीज उन्होंने बताई है कि नो सच एक्सक्लूजन, नो सच के बाद अनलेस भी वर्ड यूज कर दिया गया। तो आगे लिखा है कि ऑफ एनी अदर कॉज लाइफ ने अनेबल टू एंटरटेन इट। आगे देखिए, चलते हैं फिर पार्ट 2 पे चलते हैं। वेयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑफेंस इन रिस्पेक्ट टू द ऑफेंस हैज बीन स्टेड by an injunction or an order, then in computing the period of limitation, the period of the continuance of the offence or the order, the date on which it has been issued or made, and the date on which it has been withdrawn shall be excluded। मान लीजिए कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन ने जो कोई केस इंस्टीट्यूट किया है उसके ऊपर, लेकिन उस पे इंजंक्शन आ गई है, मीन स्टे लगा दिया कोर्ट ने, तो वो जो टाइम जो है वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मान लीजिए एक कोर्ट स्टे लगा देती है उसकी प्रोसीडिंग्स पे और फिर बाद में जाकर विड्रॉ कर लेती है, जो टाइम से लेकर स्टे किया बाद में जो विड्रॉ किया वो सारा टाइम जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम द पीरियड ऑफ कैलकुलेटिंग द लिमिटेशन। आगे चलते हैं पार्ट 3 पे। Where the notice of the prosecution for the offence has been given, or where under the institute law for the time being enforced, the previous consent or the sanction of the government or any other authority is required for the institution of the prosecution of our offence, then in computing the period of limitation, the period of such notice or as case may be, the time required for obtaining such consent shall be excluded। देखिए 197 जैसे CRPC के केसेस हैं, इसमें क्या है कि अगर कोई प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, सॉरी, वो प्रोसिक्यूट कर रही है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वो कोई आदमी पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक सर्वेंट पे कोई केस चला हुआ है, वो इसके लिए पहले सैंक्शन लेनी पड़ती है। सैंक्शन लेते लेते कई बार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है वो 3 महीने 4 महीने टाइम ले लेती है। अब जो टाइम जिस डेट से उन्होंने केस सैंक्शन के लिए फाइल किया है और जिस डेट से गवर्नमेंट सैंक्शन ग्रांट कर देती है, वो सारा टाइम जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। इसमें अक्यूज इसमें एडवांटेज नहीं ले सकता है कि सैंक्शन, मान लीजिए 2 साल लग गए सैंक्शन लेते लेते, तो कल को अक्यूज क्या है कि ये तो टाइम बैरिड हो गया। नहीं, एक्ट कहता है कि नहीं, ऐसे में नहीं होगा, क्योंकि सैंक्शन लेने से लेके और सैंक्शन ग्रांट करते तक का सारा टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा। तो इसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। तो इसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट होगा फ्रॉम द डेट जिससे सैंक्शन लेने से स्टार्ट तक किया था, और जब उसे सैंक्शन मिल गया उसके बाद का सारा पीरियड काउंट होगा। तो आगे देखिए, इन कंप्यूटिंग द टाइम लिमिट रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सैंक्शन, the government or other authority, the date on which application was made for obtaining the consent or sanction and the date of the receipt of the order of the government shall both be excluded। देखिए वो कवर हो गया अपने अभी जो अभी मैंने बताया कि जिस डेट पे वो सैंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, जो मान लीजिए इस डेट पे सैंक्शन के लिए अप्लाई किया और जिस डेट पे ऑर्डर आया वो डेट को अप्लाई किया, और जिस डेट को ऑर्डर आया सैंक्शन का वो सारा टाइम जो है उस वो दिन भी और बीच का, दोनों के बीच का जो टाइम है वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बताया आगे 4 पे। In computing the period of limitation, the time during which the offender has been absent from India or any other territory which is under the administration of central government or has been avoided arrest by absconding or concealing himself shall be excluded। मान लिया आदमी भाग गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया, जब भाग गया तो वो सारा टाइम जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। अब देखिए आगे 471 में चलते हैं।
exclusion of the date on which the court is closed, where the period of limitation expires on which the day when the court is closed, the court may take cognizance on the day when the courts reopens. मान लीजिए वो लिमिटेशन का जो टाइम है, छुट्टियां आ रही हैं, जैसे वेकेशंस आ रही हैं, या कोई हॉलीडे आ रहा है, या पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, लिमिटेशन का जो पीरियड है उस डे पे एक्सपायर्ड हो रहा है जिस दिन पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया, तो कोर्ट ये एक्ट कहता है कि 471 का जो टाइम है लिमिटेशन का वो उस हॉलीडे का एक्सक्लूड किया जाएगा और नेक्स्ट डे जब कोर्ट रीओपन करती है तब से स्टार्ट होगा। मान लीजिए बीच में दो, अगर कोर्ट जो लिमिटेशन है वो मंडे को एक्सपायर्ड हो रहा है और कल को कहो कि बीच में संडे आ गया है, तो नहीं, तो टाइम वो कंटिन्यूएशन में रहेगा और संडे का टाइम जो है कंटिन्यूएशन में रहेगा। लेकिन अगर वो टाइम संडे को काउंट एक्सपायर्ड हो रहा है तब वो टाइम जो है वो मंडे को एक्सपायर्ड होगा। अगर सैटरडे को एक्सपायर्ड हो रहा है तो संडे को कोर्ट तो ओपन नहीं की जा सकती, तो संडे का टाइम तब भी एक्सक्लूड हो किया जाएगा। तो मंडे को डेफिनेटली वो केस जो है कोर्ट ने जो फाइलिंग काउंट है जो भी रजिस्ट्री में डाल देना चाहिए उसी तक। अगर मान लो ट्यूसडे को डाल देते हैं तो फिर टाइम बैरियड हो जाएगा, 2 डे का टाइम बैरियड हो जाएगा इन केस सैटरडे को केस लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो रही है। तो ये तो क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं 472 के अंदर, कंटिन्यूइंग ऑफेंस के अंदर। तो 472 के अंदर भी कुछ थोड़े से नोट्स भी बनाए थे, इसमें देखते हैं। पहले 468 के ऊपर एक बार फिर से नोट्स देख लेते हैं। 468 का मतलब यही था, यही कि लिमिटेशन टू बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट और नॉट फ्रॉम द टेकिंग द कॉग्निजेंस। और 468 सीआरपीसी जो है इनकम टैक्स के ऊपर नहीं अप्लाई किए करता है। तो ये 468 सीआरपीसी का था कि कोर्ट में जब कंप्लेंट फाइल की जाती है, मान लीजिए कंप्लेंट फाइल की है कोर्ट में, तो डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट से लिया जाएगा, ना कि डेट ऑफ द कॉग्निजेंस। कई बार मैजिस्ट्रेट साहब 2 साल 1 साल तक कॉग्निजेंस नहीं ले पाते, कई रीजंस होते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, एब्सेंट या कई चीजें होती हैं, तो कई बार कॉग्निजेंस लेने में टाइम लग जाता है। तो इससे मतलब ये नहीं कि जब मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया तब से कॉग्निजेंस से टाइम नहीं स्टार्ट होगा, जब कंप्लेंट एंटरटेन की गई, कंप्लेंट फाइल की गई, वहां से कंप्लेंट जो लिमिटेशन स्टार्ट होगा। आगे 472 में चलते हैं अब एक दफा। 472 में continuing offense, in case of continuing offense the period of limitation shall begins to run at every moment of the time during which the offense continues। तो देखिए जहां ये continuing जो भी offenses हैं तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो एक्सटेंड होता रहेगा अपने आप। जैसे कोई आर्टिकल्स की बात थे, वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज हैं, कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, पोजेशन में ले रखी है, तो ऐसे केसेस में जो लिमिटेशन है वो कंटिन्यूइंग इन नेचर है। तो इसलिए 406 जो है वो लिमिटेशन के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। क्योंकि जो पोजेशन में कोई भी आर्टिकल्स ले रखे हैं, चाहे कोई भी आर्टिकल्स हो, जरूरी नहीं डाउरी हो, कोई भी किसी ने इंटरेस्टमेंट कर रखी है इस प्रॉपर्टी को, तो वो जब तक विदहोल्ड करके रख रहा है तो वो ऑफेंस कंटिन्यूइंग इन नेचर में होगा। तो वो फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन हर बार ही चालू होगा वहीं से, जब तक वो जिसने रिटेन किए हुए हैं आर्टिकल्स। तो आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं 472 के, कि जैसे कोई नॉन पेमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर to the provident fund in country is continuing offense and hence limitation under section 468 CRPC doesn't apply। मान लीजिए कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, जो कोई एम्प्लॉय है, वो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, अब उसका जो कंट्रीब्यूशन है कोई एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, तो आप कल को कहोगे जी वो नौकरी से जैसे रिजाइन दे गया, टर्मिनेट कर दिया, कि बाद में कहेगी ये टाइम बैरियड हो गया। नहीं, कहते हैं कि जब तक वो जो भी उसने कंट्रीब्यूशन देना था वो कंटिन्यूइंग इन नेचर है, जब तक उसने अपने पास विदहोल्ड करके रखा होगा उसका प्रोविडेंट फंड, तो वो कंटिन्यूइंग इन नेचर भी होगा, क्योंकि उसने इंटरेस्टमेंट किया एम्प्लॉयर के साथ। तो ये ऐसे में 468 सीआरपीसी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे 473 को एक बार देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस नॉटविथस्टैंडिंग एनी कंटेन इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एनी कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन if it's satisfied on the facts and circumstances of the case that delay has been properly explained or that is necessary to do in the interest of the justice। तो देखिए अब इसमें ये बताया है, कोर्ट लिमिटेशन के बाद भी केस को एंटरटेन कर सकती है, लेकिन जुडिशियल डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, ना कि आर्बिट्रेरी के डिसीजंस पे। जुडिशियल डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे कोर्ट चाहे तो लिमिटेशन के बाद एक्सरसाइज मतलब जो भी कॉग्निजेंस ले सकती है, लेकिन जो भी एप्लीकेंट होगा उसको एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों डिले हुआ। मान लीजिए कोई एक एप्लीकेंट है वो कॉमा में चला गया, तो वो इसके लिए कोर्ट ऐसे केसेस में ग्रांट कर देगी लिमिटेशन। मान लीजिए कोई आदमी है, एप्लीकेंट है, वो इंडिया से बाहर रह रहा था, बाद में आपको उसको पता चला कि मुझे तो नॉलेज में ऐसे आया, तो वो ऐसे ग्राउंड्स केसेस पे भी लिमिटेशन जो है, जो कंडोनेशन है वो ग्रांट कर देती है, लेकिन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना होना बहुत जरूरी है। अगर कुछ डेज का डिले है,
जैसे मान लीजिए कोई लिमिटेशन है हफ्ता, 7-8 दिन, 10 दिन का डिले है, तो इसमें सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जैसे बताता है कि लिबरली जो कोर्ट को इसमें ग्रांट कर देती है। वो लिबरली जरूरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस के बेसिस पे नहीं, सब लोगों को ही लिबरली ट्रीट किया जाएगा और ग्रांट कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी का 5 डेज 10 डेज के ग्रांट्स पे लिमिटेशन के ग्राउंड्स पे उसकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है, तो वो आदमी चाहे तो रिवीजन फाइल करके, अपील फाइल करके इस ऑर्डर को सेट असाइड करवा सकते हैं और मेरिट्स पे दोबारा से केस को सुन सकते हैं, सुनाया जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई एरर हो जाती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में या लोअर कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में, अगर कुछ लिमिटेशन है, वो अगर प्रॉपर्ली कुछ डेज का लिमिटेशन है, अगर वो कुछ लिमिटेशन जो डेज हैं उसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देते हैं एप्लीकेंट, और उसके बाद भी कोर्ट जो है नहीं ग्रांट करती है उसको, कॉन्डोनेशन नहीं देती है उसको, तो फिर आदमी के पास राइट बनता है उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। तो ये जुडिशियल डिस्क्रिशन जो है वो जुडिशियल एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स पे लगाई होगी, ना कि आर्बिट्रेरी प्रिंसिपल्स पे। तो आइए इसके कुछ ऐसे नोट्स हैं उसके ऊपर देखते हैं। जैसे लिखा है 473 सीआरपीसी में, जिसमें क्या लिखा है कि एक्सटेंशन ऑफ द लिमिटेशन इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, जो एक्सप्लेन कर दिया। कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस इवन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इफ properly satisfactorily explanation of delay is given and if it is in the interest of the justice। कोई कहा कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, ये कोर्ट्स को सुनना चाहिए, तो ये जो है लिबरली जो है कोर्ट जो है ग्रांट कर देगी। और फिर साथ में लिखा है डिस्क्रिशन शुड बी जुडिशियली एक्सरसाइज नॉट इन आर्बिट्रेरी मैनर। इसमें ये नहीं कि आप कोई कोर्ट है, चलो अपना माइंड है, एक को फेवर कर रही है एक को नहीं कर रही है, ऐसे नहीं। कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, जो भी प्रिंसिपल्स होंगे वो सब पे एक समान एप्लीकेबल होंगे। आगे देखते हैं फिर क्या लिखा है, अक्यूज्ड मस्ट बी हर्ड बिफोर द कंटिन्यूएशन ऑफ डिले। मान लीजिए कोई 6 महीने का डिले हो गया, 3 महीने का डिले हो गया, वो कोई एप्लीकेंट है वो अपनी एक अर्जी देता है, एप्लीकेशन भी देता है, एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ डिले, तो उस एप्लीकेशन का भी नोटिस जो है अक्यूज्ड के पास जाएगा। अक्यूज्ड से भी पूछा जाएगा कि आप बताइए आपका क्या वर्जन है। ऐसे नहीं कि बिना सुने कल को इनऑर्डिनरी डिले है, मान लीजिए 3-4 महीने का डिले है या 6 महीने से ऊपर का डिले है, उसमें कोर्ट जो है वो ग्रांट कर देती है, इसको रिलैक्सेशन दे देती है, तो बिना सुने अक्यूज्ड के सुना बिना ऐसी चीज नहीं होगी। तो अक्यूज्ड का भी सुना जाएगा, अक्यूज्ड का भी वर्जन सुना जाएगा, तो उसी के बाद ही अलाउ की जाएगी कि हाँ दे सकते हैं। तो बाकी जो छोटे मोटे हुए हैं 8 दिन 4 दिन 5 दिन, इसमें कोर्ट्स हैं वो लिबरली ग्रांटेड होती हैं, बिना सुने भी ग्रांट कर देती है, लिमिटेशन का जो बिना सुने भी दे देती है अक्यूज के सुने। लेकिन कुछ इनऑर्डिनेट डिले है, बहुत लंबा टाइम है, तो उसमें अक्यूज का वर्जन भी सुना जाता है। कुछ डेज का है, 1 to 3 डेज का है, तो उस कैसे केसेस में, सिविल केसेस में तो जो कोर्ट्स है उस जनरली ग्रांट कर देती है। इवन अगर आप अपील भी फाइल करते हैं तो कोर्ट जो है लिबरल अप्रोच यूज करती है और ग्रांट कर देती है यूजुअल प्रैक्टिस में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लिमिटेशन के बारे में था ये। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इन्हें लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए वीडियोस आपके समक्ष लाने का हमें मौका मिले। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।